हेलो नमस्कार दोस्तों, एक स्पेशल सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम मिलाने वाले हैं आप लोगों को प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रिजवी साहब से, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं साथियों, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के। साथ ही साथ सर डीन भी हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के। अगर हम बात करें साथियों कि सर के द्वारा क्या क्या शोध किए जाते हैं, तो जो सर के शोध का विषय है साथियों वो है इंसान बूढ़ा कैसे होता है। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं कि सर के शोध का विषय है कि इंसान बूढ़ा कैसे होता है। इस शोध को लेकर के सर को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बुलाया गया है। जैसे रशिया में बुलाया गया है, अमेरिका में बुलाया गया है, जर्मन में बुलाया गया है, फ्रांस में बुलाया गया है, इटली में बुलाया गया है और भी तमाम यूरोपीय देशों में सर को बुलाया गया है। साथियों, अगर हम बात करें सैयद इब्राहिम रिजवी साहब की, तो सिर्फ और सिर्फ सर को बायोकेमिस्ट्री में ही रुचि नहीं है बल्कि सर को साहित्य में भी रुचि है। सर के द्वारा तमाम प्रकार के साहित्य की किताबें भी लिखी गई हैं, जिसमें लघु कथाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी और भी तमाम प्रकार की किताबें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो साथियों, सर के द्वारा जो भी किताबें लिखी गई हैं, आइए हम सर से ही जानते हैं कि सर के पास इतना टाइम कहाँ से आता है अपने बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट को इतना वक्त देने के बाद भी कि वो इस प्रकार की कहानियां लिखते हैं। साथियों, आइए मिलते हैं रिजवी सर से ही। अब हम जानेंगे कि सर के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, जिसमें सर के द्वारा कुछ लघु कथाएं लिखी गई हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं। अब मैं सर का हार्दिक स्वागत करूंगा और सर से ही पूछूंगा कि सर आपके द्वारा किस टाइप की किताबें लिखी गई हैं। तो हेलो नमस्कार सर। आपने ये जो क्वेश्चन मुझसे किया कि आपको समय कहाँ से मिलता है अपने शोध कार्य से हट के, जिसमें कि आप इतना व्यस्त रहते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर आदमी को मिलता 24 ही घंटा है, मगर कुछ लोग कहीं से कहीं उसी वक्त को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ये शौक़ है, और जिस चीज़ में आदमी को शौक़ होता है उसमें उसको कभी वक्त की कमी नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ से जाने के बाद रात में या शनिचर इतवार को जिस दिन छुट्टी होती है उसमें मेरा ये शौक़ है। मैं इस शौक़ को पूरा करने के लिए हर जी जान लगा देता हूँ और मैं लिखता हूँ। तो मैंने पहले लिखना शुरू किया अखबारों में, और मेरे छोटे छोटे आर्टिकल्स अखबार में छपते रहे, नेशनल और लोकल लेवल पे। फिर जब इसको काफ़ी ये मकबूल हो गए आर्टिकल्स, काफ़ी लोग इसको पढ़ने लगे, तो मैंने एक किताब छापी जिसमें कि इस तरह के छोटे आर्टिकल्स लिखे। ये बड़ी मज़ेदार किताब थी, जिसका शीर्षक आप शायद देख रहे होंगे, अ कैलेडोस्कोप ऑफ थॉट्स। कैलेडोस्कोप उसको कहते हैं जो हम लोग बचपने में एक पाइप की तरह ले लेते थे, उसके अंदर बहुत सी चूड़ी होती थी और उसको जब हिलाते थे तो नए नए तरह के उसमें रंग बिरंग चीज़ दिखती थी। उसी तरह की ये किताब लिखी, और इस किताब में छोटे छोटे लेख थे जो बड़े मशहूर हुए। और जैसे कि इसमें एक लेख हमने लिखा था कि आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, आपके दिमाग में बहुत से मेमोरीज़, बहुत सी यादें भर जाती हैं। मज़ेदार बात यह है कि बहुत सी ऐसी यादें होती हैं जो आप बड़े होने के बाद किसी को बता नहीं सकते, वो आपके लिए बड़ी पर्सनल हो जाती हैं। मगर क्या आप उन यादों को अपने दिमाग से हटाना चाहेंगे? तो मैंने बहुत लोगों से ये क्वेश्चन किया, और सभी कहते हैं कि वो यादें इतनी सुखद होती हैं, इवन दुखद यादों को भी लोग अपने ज़हन से नहीं हटाना चाहेंगे, उससे उनको मज़ा आता है, जबकि वो किसी को बता नहीं सकते। तो मैंने इस डिबेट को इसमें लिखा था कि उन यादों को हम क्या करें? क्या उनको रखे रखे हम मर जाएं लेके? किसी को बता सकते नहीं, तो क्या उनको निकाल सकते हैं? तो ज़्यादातर लोगों का कहना था कि उसको हमें निकालना ठीक नहीं है। मगर इसको एक डिबेट के फॉर्म में मैंने लिखा, बहुत लोगों को इस पर पसंद आया। एक और चीज़ मैंने लिखी थी कि अगर हमारी ज़िंदगी जो है उसमें हर चीज़ पहले से हमें पता चल जाए कि क्या होगा, तो क्या ज़िंदगी हमारी अच्छी होगी कि बुरी होगी? तो अगर हमें आज पता चल जाए कि शाम के खाने में क्या होगा, 3 दिन के बाद क्या होगा, क्या हम कब तक जिएंगे, अगर पहले से किसी को बता दी जाए
तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाए। तो इस डिबेट को तो मैं यही करता था, ये सोचता था कि कौन सी चीज़ें लोगों को इंटरेस्ट आएगा, तो कुछ ही एक टॉपिक पे नहीं थी। मैंने एक आर्टिकल इसमें लिखा कि कैन यू लिव विदाउट टेलिंग अ लाई, क्या आप जी सकते हैं बिना झूठ बोले। जितने मज़हब हैं सब कहते हैं झूठ ना बोलो, जितनी परंपराएं हैं वो कहती हैं झूठ मत बोलो, मगर क्या हम बिना झूठ बोले रह सकते हैं। ये इस पे एक आर्टिकल था। इस पे एक आर्टिकल था कि दुनिया में अगर सिर्फ आसानियां हो जाएं तो क्या अगर सब चीज़ सबको, ये भी ऐसा हो सकता था कि हर आदमी को हर चीज़ मिल जाए, मगर अगर हर चीज़ हमें मिल जाए तो हमें काम ही न करना पड़े, और जब काम न करना पड़े तो मगर क्या ये चीज़ सुखद है। तो उर्दू का एक शायर है, वो कहता है कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस में, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। यानी कि अगर ज़िंदगी में सिर्फ आसानियाँ हों तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। और आपको ये बता दें कि दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे कि लोगों के पास सब कुछ है, जो नहीं भी काम करता है उसको भी गवर्नमेंट इतना पैसा दे देती है, सिर्फ ना काम करने का भत्ता, कि उसकी ज़िंदगी आराम से चल रही है। उन कंट्रीज़ में जो जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है। और वो देश जहाँ की एक रिक्शे वाला सुबह जब निकलता है तो उसको ये नहीं मालूम कि आज रात में हमारे घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, यानी ऐसे भी देश हैं, ऐसे भी लोग हैं। उन देशों में सुसाइड का रेट सबसे कम है। इसके मतलब कि जब खुशियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, जब चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो जीना दुश्वार हो जाता है। मैंने एक कहानी लिखी कि चाँद के बारे में। हमने चाँद एक ऐसी चीज़ है, रोज़ निकलता है, डूब जाता है, हमें दिखता है। चाँद के बारे में हमने अनगिनत चीज़ें उसके बारे में लिखी है। कितने शायरों ने गानों में चलो दिलदार चलो चाँद के पार चलो। तो चाँद एक डिस्टेंस का प्रतीक हो गया, यानी कि चाँद के पार चलो। राज कपूर ने कहा दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा, यानी कि उसने चाँद को समझ लिया कि कोई इंसान की तरह है, वो थोड़ा सा मुंह उधर फैले तो ये हीरोइन से बात कर लें। अलग अलग चाँद के हमने बात की, मगर चाँद के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि भाई चाँद क्या कह रहा है। इंसानों ने तो चाँद को बड़ी बड़ी चीज़ें कह दी, ईद का चाँद कह दिया, करवा चौथ में हम चाँद देखते हैं। तो चाँद के लिए सिर्फ एक बार चाँद बोला था, और चाँद बोला था रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के माध्यम से। जब चाँद ने कहा था कि हटकर बैठा चाँद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो ये बताने में आपको ऐसा लग रहा है, मगर ये एक आर्टिकल के फॉर्म में जब मैंने लिखा तो ये चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगी। इसमें एक ये भी स्टोरी थी कि हम लोग जो हैं वो इंसान, आदमी ये समझता है कि हम, किसी को नहीं मालूम कि कब मरेगा, मगर एक सोच आज के दौर में अगर हम किसी से पूछें कि भाई आप कितने साल जीने की उम्मीद रखते हैं, तो वो कहेगा 70-80 साल तो हम जिएंगे। तो इसके मतलब कि हमारी धारणा है कि हम 80 साल जिएंगे, और 80 साल के हिसाब से हम अपनी दिनचर्या जीते हैं। मान लीजिए कि आज भगवान खुद ही आ जाएं और भगवान आपको ये एक वरदान दे दें, कहें कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपको वरदान देते हैं कि आपकी आयु हम दुगनी कर देते हैं, 2 गुनी हो जाए, और आप जो है आप 80 साल के बजाय 160 साल जिएंगे। तो उस दिन आप खुश होंगे या अफसोस में होंगे? मैं दर्शकों से ये बात नहीं बताऊंगा कि मेरा निष्कर्ष क्या है, आप किताब खरीदें और इसको पढ़ें, मगर एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसको सोचिएगा कि आज अगर आपको पता चल जाए कि आपकी उम्र दुगनी हो गई है, 80 साल पे आप नहीं मरेंगे, 160 साल पे मरेंगे, तो क्या ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी कि मुश्किल हो जाएगी? फिर मैंने दूसरा किताब, हाँ, अब दूसरी किताब देखिए, ये मैंने फिर दूसरी किताब लिखी जिसमें कि मैंने लघु कथाएँ लिखी। तो लघु कथाएँ छोटी चुकी है, किसी एक विषय पे नहीं थी कि मैं सिर्फ रोमांस लिखता हूँ, या मैंने इसमें
मिस्ट्री या ड्रामा, तो सब चीज़ों का मिश्रण लिखा है इसमें। एक कथा थी, एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसके लिए कि मुझे बेस्ट स्टोरी का प्राइज़ भी मिला। वो ये था कि एक बाप अपने बेटी को एग्ज़ाम दिलाने एक कार पे निकलता है, छोटी कार है मारुति 800 निकला, और हाईवे पे जैसे ही वो निकला, लड़की जा रही है नीट का एग्ज़ाम देने, 12वें क्लास में है, और पीछे से कोई एक गाड़ी आती है, उस छोटी सी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है हाईवे पे, और गाड़ी पलट जाती है, लड़की मर जाती है, और वो आदमी जो है वो बेहोश हो जाता है और 3 दिन कोमा में रहता है। और पुलिस ये केस करती है, मगर 10 दिन के बाद पुलिस केस को क्लोज़ कर देती है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, कोई कैमरा नहीं था, किसी ने उसको देखा नहीं, कोई पता नहीं कौन मार के चला गया। जब 3 दिन के बाद बाप जो है बेहोशी से उठता है, और जब उसको ये पता चलता है और लड़की मर गई, उसकी अकेली लड़की थी, तब बाप कहता है कि हम पता लगाएंगे कि एक्सीडेंट किसने किया। और फिर वो चलता है और वो पता लगाने की कोशिश करता है। जिस केस को पुलिस नहीं सॉल्व कर पाई थी, उसको वो पता लगाने चलता है कि वो कैसे एक्सीडेंट हुआ, और 1 महीने के अंदर वो उस एक्सीडेंट के गाड़ी तक पहुंच जाता है और उस ड्राइवर तक पहुंच जाता है जिससे कि वो एक्सीडेंट हुआ। तो इसमें जब रीडर पढ़ता है इस स्टोरी को, तो मेरा दावा है कि किसी स्टेज पे रीडर ये नहीं समझ पाता है कि ये चीज़ कैसे होगी, मगर जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है वो सोचता जाता है कि ये मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया। ये तो बड़ी बात लॉजिकल कह रहे हैं। ये सर मेरे मानने का है कि ये सस्पेंसिव टाइप का स्टोरी है। ये सस्पेंस है। इसी तरह से और भी इसमें स्टोरीज़ हैं। ये जो मैंने लिखा था कि अ ट्विस्ट विथ इमोशंस, तो इसमें एक स्टोरी मैंने लिखी थी कि ये सेंट जोसेफ और कंपनी बाग के सामने की रोड का सीन है, और वहाँ पे एक साहब हैं जिनका पोता जो है, यानी कि वो दादा हैं, उनका पोता सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ता है, और एक दूसरी कोई लेडी हैं जिनका नाती वहाँ पढ़ता है। आप सेंट जोसेफ के सामने चले जाएं तो जब सेंट जोसेफ छूटने वाला होता है तो बहुत से पेरेंट्स खड़े रहते हैं, और जैसे ही छूटता है सब भरभरा के जाते हैं और अपने अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो मैंने जो है ये उसमें लिखा कि क्या बूढ़े लोगों में लव नहीं हो सकता? अच्छा। क्या प्यार सिर्फ 2 नौजवानों में हो सकता है? तो एक आदमी अचानक जो है वो उसका पोता है, वो मेल है, एक फीमेल है, दोनों खड़े रहते हैं और वो घंटी का इंतज़ार करते हैं और जाते हैं। हल्के हल्के कैसे उन लोगों में मीन्स कि सर ढलते हुए वो प्यार होता है, और फिर जैसे वो प्यार होता है, सिर्फ वो किसी को बता नहीं सकते, वो बताते नहीं हैं, मगर जैसे जैसे वो प्यार होता है उन लोगों की सेहत अपने से इम्प्रूव करने लगती है। अच्छा। जो वो बूढ़े इंसान थे जिनके रोज़ घुटने में दर्द होता था, जी। उनके कुछ दिन के बाद उनके घुटने का दर्द ख़त्म हो जाता है। वो जो बूढ़ी औरत थी जो अकेली रहती थी, वो अब खाने पीने में भी नखरा नहीं करती है और आराम से खाने लगती है, उसको भूख लगने लगती है। मगर होते होते क्या हुआ कि जब रीडर ये समझने लगता है कि अब ऑथर कुछ नया उसमें लाएगा और कैसे इन लोग की शादी हो जाए या मिलाप हो जाए, तो उस औरत को जो है अचानक एक दिन हार्ट अटैक हो जाता है और इनको पता नहीं चलता है। अब वो 1 हफ्ते से सेंट जोसेफ नहीं आती है, इनको बड़ा सूना सूना लगने लगता है, फिर इनके घुटनों में दर्द होने लगता है, इनको वो खड़ा होना मुश्किल लगने लगता है। और एक दिन ये उसी इंतज़ार में 15 दिन के बाद अपने बच्चे को लेके सेंट जोसेफ के सामने वाली रोड से अपने गाड़ी तक जा रहे थे, तब तक में एक एम्बुलेंस सामने से गुजरती है। इनके समझ में नहीं आता, ये बल्कि टकरा से जाते हैं, उसको छू लेते हैं उस एम्बुलेंस को, फिर सोचते हैं कि पता नहीं कौन आदमी है, तो इनको बाद में कुछ लगता है कि उसमें कोई लाश जा रही है। तो सोचते हैं कि ये पता नहीं कौन आदमी, किसी का डेथ हो गई, वो जा रहा है, उसमें उसी औरत की लाश थी। सर आपने ये काफ़ी अच्छा स्टोरी आपने इसको बनाया तो इस तरह की जब रीडर पढ़ेंगे इसको तो उनको काफ़ी चीज़ों को सुनने में, समझने में, महसूस करने में। अब सब इतना समय शायद आपके पास नहीं होगा कि मैं जितनी भी इसमें स्टोरीज़ हैं सबके बारे में बताएं। तो
बताना ये था कि अगर आप हमारे नाम को सर्च कर लें तो अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे और इलाहाबाद में व्हीलर स्टोर पे और शायद अभी बुक फेयर लगेगा तो उसमें भी ये सब किताबें अवेलेबल आपको होंगी। एक दूसरी किताब लिखी जो लेटेस्ट है, जो ह्यूज़ ऑफ लाइफ करके एक किताब है, तो इसमें भी इसी तरह की कहानियाँ हैं। और अब बताना बहुत वो मैं समझ नहीं रहा हूँ कि इतनी लंबी लंबी स्टोरीज़ बताएं, मगर आपको हमने एक अंदाज़ दे दिया। एक स्टोरी लिखी थी जो बहुत मशहूर हुई, कि बस थोड़ा सा आपको 1 मिनट में बता दूं कि जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, जब उनके छोटा बच्चा होता है तो आप देखिए कि जाड़े में वो बच्चा लेटा रहता है, बिना किसी बात के वो उसको माँ 3 बार देखती है और बाप देखते हैं और वो सब कुछ ओढ़े रहता है, फिर भी उसको उड़ा देते हैं। क्या केयर करते हैं, कितना इस तरह से बच्चा पलता है। उसको एहसास होता, बच्चे को भी एहसास होता है कि माँ बाप ने कितनी केयर किया। उसके बाद 40, 45, 50 साल गुजर जाते हैं। वो माँ बाप जो हैं, अब माँ बाप व्हील चेयर पे हो जाते हैं और वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बीवी बच्चे होते हैं। माँ बाप व्हील चेयर पे हैं तो क्या बच्चा उसी तरह से अपने माँ बाप की सेवा करता है जैसे कि माँ बाप ने उसकी सेवा की थी जब वो छोटा था? बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन मैं रीडर से शुरू में करता हूँ कि क्या ऐसा होता है। और अगर इसी स्टोरी को मैंने लिखा है कि अ टेल ऑफ 2 जनरेशन्स, 2 जनरेशन की कहानी, तो कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और फिर वो बाप बड़े होते हैं और लड़का बड़ा हो जाता है और बाप के लिए अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि वो 15 दिन में बाहर से जो एक बार लड़का फ़ोन करता है, इससे 15 दिन वो यही सोचते हैं कि वो 5 मिनट का फ़ोन कब आएगा। और वो 5 मिनट का फ़ोन कितना बच्चे के लिए कुछ नहीं था जो बॉम्बे में था, मगर उस बाप के लिए वो कितनी बड़ी चीज़ थी। और फिर बाप को बताता भी नहीं है और उसकी शादी होती है और बाप को सिर्फ एक गेस्ट की तरह शादी में जाने का अवसर मिलता है। और जब बाप गेस्ट होकर शादी में जाते हैं तो आज की शादियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। जो बाप ने जो शादी को देखा था तो बाप ये समझते थे कि शादी में एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है, कुछ रस्म होती है, दुल्हन अलग बैठती है, दूल्हा अलग बैठता है। इस तरह की शादी बाप सोचे थे। बाप जाते हैं शादी में तो बाप को समझ ही नहीं आता कि दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है। और खाना भी जब बाप देखते हैं तो बाप के समझ में नहीं आता। बाप ने देखा था कि उनके ज़माने में पूड़ी कचौरी और पनीर की सब्ज़ी बनती थी शादी में, और अब बाप देखते हैं तो चाउमीन और डोसा और मोमोज़ था शादी में। तो इस तरह के जो मैंने चीज़ें वो की हैं, मगर उसके बाद भी जो बाप होता है वो ये देख लेता है कि उसके घर के बेटे के यहाँ बच्चा होने वाला है और उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो वो ओल्ड होम में जाता है, मगर वहाँ पे लिख के दे देता है कि अगर मेरी इस पीरियड में डेथ भी हो जाए तो बच्चे को ना बताना, क्योंकि उसके यहाँ एक खुशी होने वाली है। जब ये दिन गुजर जाएगा और उसके यहाँ बच्चा हो जाएगा तब उसको बताना। तो इस जगह पे मैंने उसको एंड किया था उस कहानी। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे नाम को सर्च कीजिए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे ये किताबें हैं, इसको मंगाइए और पढ़िए। मगर आपको थोड़ा सा फ्लेवर देने की, मज़ा देने की कोशिश की है कि इन किताबों, इन कहानियों में क्या मिलेगा आपको। मैं सर, आपने ये जो स्टोरी बताई है लास्ट वाली, ये कुछ केयर एंड प्रोटेक्शंस के बारे में बता रहा है, कुछ ओल्ड एज होम्स के बारे में बता रहा है, इन्हीं सभी से रिलेटेड ये स्टोरी थी। और सर वाकई में जो भी आपने किताब लिखी है बहुत ही बेहतर आपने किताबें लिखी है। मैं अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये किताब आपके लिए बहुत ही अच्छा है तो आप इसको अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट से ज़रूर आप इसको एक बार देखिए और फिर उसके रिव्यू लीजिए और फिर इसको ऑर्डर करिए। अगर आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। मैं फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों कि जिनसे मैंने बात किया है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सर इब्राहिम रिजवी साहब। तो साथियों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।